आप म्यूट पे हैं। नमस्कार दोस्तों, करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं भारती प्रवीण आप सबके मध्य आज पुनः इस कार्यक्रम के इस भाग में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक सही करियर का चुनाव हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जा सकता है और इसकी ज़रूरत है हमें सही करियर चुनने की। और सही करियर कैसे चुना जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम परिवर्तन हमेशा लेकर आता है कि सभी विद्यार्थियों को या जो भी करियर पर्सपेक्टिव के रूप में इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़े और करियर संबंधी सभी समस्याओं या फिर उन मुद्दों को जान सकें जिनसे हम जूझते रहते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में जुड़े हैं श्री अवनिंदर सिंह गंगवार जी। हमारे अतिथि के तौर पे आज के कार्यक्रम में हमारे सलाहकार होंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत स्वागत है आदरणीय अवनिंदर सिंह गंगवार साहब का। बहुत स्वागत करती हूँ और गंगवार साहब का परिचय आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। आप 3 दशक से भी ज़्यादा समय से शिक्षा क्षेत्र में एक सशक्त शिक्षाविद के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आप डीपीएस में प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, जो कि बोकारो स्टील सिटी में है और स्टील सिटी स्वयं प्रख्यात है अपने किस वजह से आप सभी जानते हैं। आप सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं सीबीएसई के, सीटेट के और एनटीए के। आप प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर राधा कृष्ण सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स बोकारो में। आप प्रख्यात बहुसृजनात्मक एक व्यवसायिक जिसे कह सकते हैं, जो समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और गुणात्मक शिक्षा पे जिसका उद्देश्य केंद्रित है। इन विशेषताओं के कारण आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नवाजे जा चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं और इसी वर्ष हुए हैं इंटरनेशनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड 2022 में आप सम्मानित हो चुके हैं, जो कि इंडो लंका एजुकेशनल समिट था। और वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए या वर्तमान समय को देखते हुए आप स्वतंत्र विचारों को तवज्जो देते हैं, ईमानदारी को तवज्जो देते हैं और उसकी सक्रियता को बल देते हैं। तो आज हम आदरणीय गंगवार साहब से चर्चा करेंगे कि एक सही करियर का चुनाव कैसे किया जाए या इसमें हम किन समस्याओं का सामना करते हैं जिनसे हम जूझते रहते हैं, तो उनका उपाय क्या हो सकता है। बहुत स्वागत है आदरणीय आपका इस कार्यक्रम में, परिवर्तन के इस मंच पे। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस मध्य अपने सवाल आदरणीय गंगवार साहब से पूछ सकते हैं और उनके विषयों पे, उनकी वार्ता पे आप चर्चा भी कर सकते हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आज के विषय पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। आप हमारे मध्य दर्शकों के मध्य इस बात पे कुछ अपने विचार रखें। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना संक्षिप्त और बहुत ही अच्छे से हमारा परिचय दिया है और हम सभी दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। और आज का जो आपने विषय लिया हुआ है ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और ये कभी खत्म होने वाला विषय भी नहीं है, ये हमेशा चर्चा में रहने वाला विषय है। इस पर आगे चर्चा करने से पहले कुछ बिंदु हैं उस पर हम ध्यान देना चाहेंगे, वो हम बताना चाहेंगे उसके ऊपर अच्छे से। क्या हो गया, जैसे करियर जो है आपके जीवन में वह नक्षत्र है या जिसमें समावेश होता है आपकी शिक्षा, कुशलताएं या व्यवहार कौशल, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा और कुछ कर दिखाने की चाहत होती है। ठीक है। और करियर वो एक तरह का आजकल व्यवसाय हो गया है, कार्य हो गया है जिसके लिए आपको प्रशिक्षण मिलता है तथा उस कार्य को आप लंबे समय तक कर सकते हैं। जीवन में कार्य का महत्व इस प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और साथ ही उचित करियर का चुनाव कैसे करें इस बात का महत्व भी बहुत बड़ा है। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार चाहने वाले अधिक हैं, अवसर कम हैं, तकनीक की
उन्नति काफ़ी हो चुकी है। कुछ पुराने रोजगार हैं वो कम होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नए क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और रोजगार चाहने वाले भी समय की मांग के अनुसार कदम उठाने की आवश्यकता है। जो भी रोजगार चाह रहे हैं उनको अब क्या आज की हमारी जरूरत है उसके अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। हम करियर का चुनाव केवल जीविका अर्जित करने के लिए नहीं करते हैं। हमें जरूरत होती है इज्जत, सामाजिक स्तर में बढ़त तथा पहचान और अपने मानसिक संतोष की। बदलती दुनिया, कार्य क्षेत्रों में बदलाव तथा व्यक्ति की कार्य क्षेत्रों से अपेक्षाएं, इन सभी बिंदुओं पर विचार करके ही आज के विद्यार्थी को अपना करियर चुनना होगा, तभी सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। माँ बाप तथा समाज की इनसे उम्मीदें भी विद्यार्थियों के मन में तनाव तथा दुविधा उत्पन्न करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर तथा विपरीत परिस्थितियों से लड़कर ही हमें सफलता मिल सकती है। हम सभी जानते हैं जैसे ज्ञान में शक्ति है। करियर चुनने के पहले हमें ज्ञान होना चाहिए विभिन्न प्रकार के अवसरों का तथा उनकी अच्छाइयों एवं खामियों का। ये क्या क्या चीजें होती हैं ये हमें देखने की बहुत जरूरत है। करियर के अवसरों के विषय में ज्ञान हमें और आगे सोचने में सहायक होता है और सही करियर का चुनाव करने में मदद मिलती है। करियर चुनाव के समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कार्य की प्रकृति। इसका मतलब है हम इसको जोड़ सकते हैं जैसे हमसे क्या काम अपेक्षित है, काम क्या है, कितना है। कार्यस्थल की विशेषताएं भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे उसकी भौतिक संरचना क्या है, सामाजिक मानसिक माहौल कैसा है, जैसे बहुत ज़्यादा अत्यंत गर्मी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अत्यंत ठंड तो नहीं है, या वहाँ मौजूद शोर शराबा या सामाजिक या रासायनिक गैसों की मौजूदगी तो नहीं है। हो सकता है किसी ऐसे कारण से व्यक्ति वहाँ काम न करना चाहे। तो ये सब आपको पहले से देखना है कि आपको किस क्षेत्र में कैसे जाना है, क्या क्या आपके जो स्ट्रांग पॉइंट हैं उसको आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा पॉइंट आता है मासिक आय क्या होगी, क्या सुविधाएं होंगी, पद के साथ जुड़ी हुई शक्तियां हैं या नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है, पद के अनुसार बौद्धिक तथा शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या है, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है कि अपना व्यक्तिगत झुकाव कैसा है, आप क्या चाहते हैं, ये इस पर बहुत निर्भर करता है। जैसे अगर आप सरकारी तंत्र में महत्वपूर्ण पद की इच्छा रखते हैं तो आपको यूपीएससी में जाना होगा या स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी परीक्षाएं देनी होंगी। जिन्हें खेल कूद या घर से बाहर की दौड़ भाग वाली जिंदगी पसंद है तो उन्हें सेना है, अर्धसैनिक बल है, उसमें जा सकते हैं, या खेल को पेशे के रूप में विकसित कर सकते हैं। आजकल जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है खेलो इंडिया करके बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत सारे हमें ऐसे पेशेवर शिक्षकों की जरूरत है जो अवेलेबल नहीं है अभी। यदि कला की तरफ आपका झुकाव है तो आजकल इतनी चीजें अवेलेबल हैं हमारे सामने। फैशन डिजाइनिंग है, आंतरिक गृह सज्जा है, फिर संगीत है, नृत्य है, वाद्य है, नाट्य कलाएं हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे वैज्ञानिक तकनीक के क्षेत्र में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इन सब में जा सकते हैं, या प्योर साइंसेस है उसमें भी आप जा सकते हैं। और बच्चों या समाज के बीच जिन्हें अच्छा लगता है कि हमें उनके साथ रहने में अच्छा लगता है तो वो करियर काउंसलिंग जो है उसमें जा सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं उसमें भी जा सकते हैं। आजकल जो है इतनी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, इतने स्कूल्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत एक अच्छे पैकेज में आपको सर्विस मिल जाएगी। लेकिन इसका चयन जो है आपको अपने आप करना होगा कि हमारी जो है हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, उस इंटरेस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। कई बार इस बात में हमें
संशय रहता है कि छात्र का झुकाव किस पेशे की तरफ है। ये सब जो है हम छात्रों से बातचीत में कई बार ये झलक मिल जाती है कि उसका झुकाव किधर है। जब आप बच्चों के बीच में जाएँगे, उनसे बात करेंगे, उनसे उनके हॉबीज़ पूछेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये बच्चे का झुकाव किस तरह है, उसको किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमें पता चल जाता है, उस तरह हम बच्चे को अकॉर्डिंगली उसके गाइड कर सकते हैं। और बच्चों का झुकाव जानने के लिए हम बच्चों के बीच में जाएँ, सामाजिक कार्यों में हैं, विज्ञान के प्रयोगों में है, रोगियों की सेवा में है या सरकारी ऊँची प्रतिष्ठा वाले पदों में है। इन सब में जो है हम जा सकते हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो हमें पेशेवर काउंसलर की मदद लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। हम 1-2 एग्ज़ाम्पल जैसे देते हैं। हमारे जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे सीवी रमन सर, उनको सब जानते हैं। उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था अकाउंट से। और बाद में उनको उस काम में मज़ा नहीं आया, फिर बाद में उन्होंने स्विच ओवर किया फिज़िक्स में। इसके बाद तो इतिहास बन गया, आप हम सब जानते हैं। लेकिन उनका जो समय उतना नष्ट हुआ, वो करियर डिसाइड नहीं कर पाने की वजह से हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं ये जैसे एक मान लो एक कोई बच्चा है, हमारे साथी ही हैं। कोई साथी बच्चों के साथी है, जा रहे हैं अपने मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा बच्चा है, लग रहा है कि अच्छा हमारा दोस्त ये मेडिकल में जा रहा है, चलो अच्छा हम भी चलते हैं। उसने भी तैयारी कर ली मेडिकल की। मेडिकल की तैयारी कर ली, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, चले गए। एक सच्ची घटना है, हम उसके बारे में बता रहे हैं ये। अब जब जैसे ही उसमें मेडिकल में गए, उसके कुछ समय के बाद 1 डेढ़ साल के बाद एक डेड बॉडी आती है खून से लथपथ और वो बच्चा वहीं बेहोश होके गिर जाता है। अब ये उसकी अपनी पता ही नहीं था उसको कि हम ये सब चीज़ें ऐसे आने वाले समय में हम झेल पाएँगे या नहीं झेल पाएँगे। बाद में उसे वो छोड़ना पड़ा, रोड पे आ गया, फिर कन्फ्यूज़न हो गया कि अब हम क्या करें? तो इन सब चीज़ों के लिए जो है, हमें करियर काउंसलर की मदद लेने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। और आजकल करियर काउंसलर जो है आप जानते हैं हर जगह अवेलेबल हैं, पेशेवर बहुत जगह हैं ये, हर सिटी में मिल जाएँगे। और दूसरा हम उन बच्चों को भी बताना चाहते हैं अगर बच्चे एज़ ए दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सीबीएसई ने भी एक पोर्टल स्टार्ट किया है काउंसलिंग का, तो बच्चे वहाँ भी रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। एक और सबसे वैसी चीज़ क्या होती है कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स का प्रेशर लेते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं अपनी इच्छाएँ बच्चों के माध्यम से पूरी करें। अगर पेरेंट्स डॉक्टर है तो चाहेंगे हमारा बेटा डॉक्टर ही बने। हो सकता है वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता हो, इंजीनियर चाहता है हमारा बेटा इंजीनियर ही बने। इन सब में जो है हमें बच्चे की काबिलियत देखनी होगी, बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। तो आजकल जो है हमें हर चीज़ बच्चों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं। अगर बच्चों को जो मंज़िल उनको चाहिए, अपने हिसाब से करियर का चुनाव करना है उन्हें, तो उन्हें करने देना चाहिए। एज़ ए पेरेंट्स हमारा काम होना चाहिए कि हम बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चे क्या चाह रहे हैं, उसमें हमें सपोर्ट करना है। अगर हम सपोर्ट करेंगे तो बच्चा आगे चल के हर अपने क्षेत्र में बहुत एक्सेल करेगा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको अच्छा, बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आपने जैसे बच्चों की बात की और सीबीएसई पोर्टल में भी ये सुविधा उपलब्ध की गई, लेकिन स्कूल में भी एक शिक्षक के तौर पे हम कैसे बच्चों की मदद करते हैं, या ख़ास तौर से जब 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं, वो विशेषतया वैसे तो आजकल इतने एडवांस चलते हैं कि पेरेंट्स 8वीं से 7वीं से क्रैश कोर्स की तैयारी के हिसाब से अपने बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन अगर बच्चे जो इन सुविधाओं के अनुसार या जिनके माता पिता उतने समृद्ध नहीं हैं, वो यदि सोचते हैं 8वीं 9वीं से, तो वो किस प्रकार से अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसी अनुसार वो विकल्प चुन सकते हैं। तो क्या किस तरह से एक शिक्षक होने के नाते या फिर हम बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं? एक तो आजकल सीबीएसई अगर स्कूल है, तो सीबीएसई स्कूल में कंपल्सरी कर दिया है कि हर स्कूल में एक काउंसलर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? और जहाँ तक रही बच्चों को काउंसलिंग, अगर काउंसलर था बच्चों की काउंसलिंग करवाइए काउंसलर के थ्रू क्लास 8-9 से ही कि बच्चे क्या चाहते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये क्या नाम साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेस पे बच्चे जान सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, काउंसलर बता देगा। इसमें 3-4 पैरामीटर भी होते हैं क्यों करियर चुनने से पहले,
वो पैरामीटर होते हैं, जैसे एक तो हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, एक आईक्यू क्या है। इसके बेस पे जब उसका जो काउंसलर होते हैं उस पे वो पता कर लेते हैं कि क्या बच्चे की किस में क्षमता ज़्यादा अच्छी है, तो अकॉर्डिंगली बच्चे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और टीचर उसमें मदद भी करते हैं। और टाइम टू टाइम जो है टीचर भी, अगर काउंसलर नहीं है तो टीचर भी बच्चों को बताते हैं कि आजकल के बच्चे क्या है कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब एज ए टीचर जो है अगर हम जाते हैं उनमें और बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस हैं, तो बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत पहले के समय क्या होता था, बस दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे, या तो मेडिकल ले लो या फिर आप इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा और नहीं। आजकल तो हजारों ऑप्शन है, लेकिन हम फिर भी बच्चों को यही कहेंगे, बच्चों को जिसमें मन लगे वो उसमें अपना कैरियर चूज करें, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें वो अच्छे हैं। आज देश को बहुत सारे अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन उसमें उनको मास्टरी आनी चाहिए। अब कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में वो मास्टरी हासिल करें। हमारे देश में इकोनॉमिक, जैसे कॉमर्स के क्षेत्र में है, कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चे क्या करते हैं कि कॉमर्स कम लेते हैं और साइंस ज्यादा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का वो पीयर प्रेशर होता है कि नहीं तुम साइंस लो, कॉमर्स लेके क्या करोगे। कॉमर्स वाले बच्चों को समझते हैं ये कॉमर्स के बच्चे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अगर आप कहीं भी देखिए, कोई भी कंपनी देखिए, आपको सीईओ ले लीजिए किसी की कंपनी का, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, उसके अंदर आईआईटीएन काम कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा, हर जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हमारे देश में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। कॉमर्स लेके आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, इकोनॉमिस्ट बन जाइए आप। लेकिन हाँ, जो भी सब्जेक्ट लें उसमें आप मास्टरी जरूर हासिल करें। जी बेशक क्योंकि चुनौतियाँ बड़ी हैं तो ऑप्शंस भी बड़े हैं, और ऐसे कई क्षेत्र नए उपजे हैं जिन्हें कहना चाहिए, क्योंकि आजकल एक आपकी कला और आपका हुनर भी एक करियर बन सकता है। आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि ऑप्शंस भी बने हैं। तो माता पिता का जो प्रेशर होता है, या पीयर प्रेशर जिसे कह सकते हैं, कि पहले वो एक डॉक्टर और इंजीनियर तक सीमित था, यहाँ तक कि उसमें लिंग भेद भी हो जाता था कि लड़की है तो डॉक्टर बन जाए या टीचर बन जाए। तो इस तरह की कुछ सामाजिक सीमाएं बनी हुई थी, लेकिन अब वो नहीं है। हम बच्चे भी एडवांस हो रहे हैं, पेरेंट्स भी हो रहे हैं, और विषय कम से कम सीमाएं वहाँ तक सीमित नहीं रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी वो खुल चुकी हैं। तो ऑप्शंस भी बड़े हैं, बस पहचानने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो माता पिता भी कई बार इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आजकल होता ये है कि बच्चे फिर भी शायद क्लियर रहते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है, या कम से कम हमारा ये पैशन है तो हम इसे फॉलो करें। लेकिन माता पिता शायद उसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसमें शायद एक अनसर्टेनिटी हो सकती है करियर को लेकर और उसकी परमानेंसी को लेकर। तो ऐसे में माता पिताओं को कैसे हम लोग कोऑपरेट करें, या उनको कैसे उस चीज़ में सम्मिलित करें कि वो बच्चों के हुनर के अनुसार चल सके। बस ये तो एक ऐसी चीज है जो हम पेरेंट्स को भी हमें काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम अपने यहाँ भी सेशन करवाते हैं बच्चों का, तो हम पेरेंट्स का भी सेशन करवाते हैं, जिससे कि पेरेंट्स जो है जबरदस्ती अपनी चीजें बच्चों के ऊपर ना थोपें। तो लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं, जो आप सब तरह के पेरेंट्स होते हैं, आप सबको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चा आपका आगे तो बढ़ जाता है। हो सकता है बच्चा मेडिकल ना करना चाहे, कुछ दूसरा करना चाहे, या इंजीनियर ना बनना चाहे, कुछ और करना चाहे, बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के उसको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। मनचाही सफलता बच्चे को तभी मिलेगी जब बच्चा अपना चॉइस का करियर आप करेगा। तो हम हमेशा माता पिता जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। आप बच्चे का हुनर है, जो भी हुनर है उसका, उसके हुनर को पहचानिए, उसको सपोर्ट कीजिए, और उसको डांटे मतलब ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो सकता है बच्चा उसी फील्ड में बहुत अच्छा करे। आज खेलो इंडिया में बच्चा इतनी, मतलब हमारे खेल कूद हो रहे हैं, बच्चे इतने मेडल ला रहे हैं हर क्षेत्र में, तो उसमें भी जाके बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो ये नहीं है खेलने कूदने से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका करियर किसी फील्ड में आपका बन सकता है।
जी, जी, जैसे वो पहले की कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बिल्कुल खराब, बिल्कुल लेकिन आजकल वो नकारी जा सकती है क्योंकि खेलने बिल्कुल कूदने में भी बहुत अच्छे करियर हैं। सर इसी बात से एक बात निकलती है, बच्चे भी, चलिए हमने काउंसलिंग बच्चों की तो क्लियर है कि हमें क्या हम लक्ष्य रखना है, पेरेंट्स की हम काउंसलिंग कर देते हैं, दोनों राज़ी हैं, लेकिन कब कई बार होता है कि सब कुछ पता होते हुए हम लक्ष्य मंजिल को जानते हैं लेकिन उसके रास्ते को नहीं जानते हैं, तो स्कूलों की क्या भूमिका हो सकती है इसमें, क्योंकि जैसे खेलो इंडिया का तो अपना एक यूनिवर्सिटी तक बन रही है और बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं इसमें अपना एक इनपुट डालना चाहती हूँ कि खेलो इंडिया के जो एक प्रोजेक्ट है उसमें मैंने वॉइस ओवर किया है, जो कि खेल शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए जो वीडियोस स्कूलों तक भेजे गए हैं उसमें मैंने वॉइस ओवर किया, तो चलिए, वो बहुत बहुत जब वॉइस बधाई ओवर आपको। कर रही थी तो उस वक्त ये पता चला, धन्यवाद सर, कि कितना अच्छे से खेलो इंडिया की जो प्रयास हैं वो बहुत खूबसूरत हैं कि बच्चों को एक एक तरीके से किस तरह से छोटी छोटी माइन्यूट बातों को ध्यान रखकर भी वो उनका प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये रही बात खेलों की, लेकिन यही हम अन्य विकल्पों पे जाते हैं तो स्कूल किस तरह से उनका सहायक बन सकता है, क्योंकि एक स्कूल तो सिर्फ 12वीं तक है, उसके बाद उन्हें कॉलेज भी चुनना है और हो सकता है स्कूल ने वहाँ तक सहायता की हो लेकिन कॉलेज में क्या वो सस्टेन कर पाएंगे उस बात को, तो हमें प्रॉपर रास्ता या प्रॉपर चैनल पता होना चाहिए। तो क्या ये बेसिक शिक्षा के साथ नहीं जोड़ देना चाहिए या इसका एक अलग नहीं, विकल्प आजकल रखना तो चाहिए? आजकल तो जो है, जो भी जैसे खेल है, खेल को बेसिक शिक्षा से ही जोड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स या गेम्स है, वो कंपलसरी पार्ट्स हो गए आपके एकेडमिक के लिए। तो सारे स्कूल में हर सब तरह के गेम्स होते हैं और बच्चों को जो भी गेम्स खिलाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उनको विद रूल्स और रेगुलेशंस के साथ सिखाए जाते हैं। और उसमें जो गेम्स टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे बच्चे कौन-कौन से ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। उन बच्चों को सिलेक्ट करके वो बच्चे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है और नेशनल लेवल तक ले भी जाते हैं। और जब बच्चों के नेशनल लेवल पे पहुँच भी जाते हैं, तो बच्चों के पास एक सर्टिफ़िकेट हो जाता है और ये सर्टिफ़िकेट उनको आगे जो है यूनिवर्सिटी वगैरह एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में या यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में, इवन उनके सर्विस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके बेस पे उनको सर्विस तक मिलती है। हमारे स्कूल में ऐसे कई एक एग्ज़ाम्पल हैं जिन बच्चों को जो नेशनल लेवल पे गए हैं, उन बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी, मनचाही यूनिवर्सिटी मिली है और उनको अच्छे से उनकी पोस्टिंग भी हुई है। वैसे खेलों के साथ ही बाकी चीज़ों का भी मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल, चाहूँगी, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। कला के क्षेत्र में भी जैसे एनएसडी है, एनएसडी तक पहुँच पाना हर बच्चे के लिए भी मुमकिन नहीं है और एनएसडी सभी बच्चों को ले ले ये भी संभावित नहीं है। तो ऐसे में क्या दूसरे विकल्प हो सकते हैं और उन तक कैसे पहुँचा जाए या किस तरह से उनमें हम अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं? ये आजकल जो स्कूल की एजुकेशन है, वो सिंपल एजुकेशन ना होकर के होलिस्टिक एजुकेशन हो चुकी है। इसमें जो है बच्चे का एक एकेडमिक ना होकर के एक सर्वांगीण विकास होता है और सारे स्कूल है और टीचर मिलकर के बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करते हैं। और जो बच्चे ऑलराउंडर हो जाते हैं, सभी भी स्किल बेस्ड हो जाते हैं, तो बच्चे कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। और इवन कुछ कुछ स्कूलों में, जैसे कि हम लोग भी अपने स्कूल में कभी बच्चों को कराते हैं, जो हिंदी है, इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स हैं, थिएटर बेस्ड एजुकेशन जैसे हमने डाली हुई है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे क्लास में थिएटर के नाम से उसको प्रेजेंट करते हैं और बच्चे धीरे धीरे वो उसमें बहुत अच्छे ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है? और दूसरे क्षेत्र जैसे ये है आर्ट एंड क्राफ्ट है, सारे स्कूलों में होता है। म्यूजिक के प्रोग्राम्स सारे स्कूलों में होते हैं, उसमें सारे टीचर जो हैं सब जुड़ते हैं। म्यूजिक के टीचर्स उसमें हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के टीचर्स हैं। हर फील्ड में जो बच्चे जैसे होते हैं उनमें बच्चों को चॉइस दे दी जाती है कि आपको कौन सा फील्ड लेना है, आपको म्यूजिक लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, क्या चीज आपको चाहिए। इसके बाद बच्चे 1-2 साल के बाद फिर अपना ऑप्शन चेंज कर लेते हैं और इसी तरह बच्चे धीरे धीरे जो है वो बन जाते हैं, इसमें ऑलराउंड विकसित हो जाता है उनका स्किल। और हमेशा हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि ऑलराउंड स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारे इस इसमें एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं। वो क्या है कि बहुत ही अच्छे हमारे 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चे बहुत अच्छी रैंक पे थे हर समय। एक बच्चा था सिर्फ और सिर्फ प्योर एकेडमिकली स्ट्रांग था,
एक बच्चा था ये ऑलराउंडर था, सेम परसेंटेज है, लेकिन जो बच्चा ऑलराउंडर था वो बच्चा आज बहुत ऊंचाई पे है। जो बच्चा सिर्फ अकेडमिकली था वो उसको ऊंचाई मिली है, लेकिन वैसी नहीं मिली जैसी उसको मिलनी चाहिए थी। हम बच्चों को हमेशा ये भी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। आपको स्कूल में जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, डिबेटिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, आपका स्पोर्ट्स गेम्स जो भी हो, उसमें सब में आप पार्टिसिपेट करो। स्कूल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आपको अपनी स्किल जो है एक्सेल करनी है उसमें। और ये बच्चे जो है जब सर्वांगीण विकास हो जाता है, ये कहीं भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भी यही कहती है कि कम से कम पढ़ाई हो और जो उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे हमारे प्रयास हों। तो नई शिक्षा नीति भी इसी ओर बढ़ रही है। और बिल्कुल ये जो करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चे का सर्वांगीण विकास पहले होना चाहिए। शायद इस पे हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जैसा आपने उदाहरण दिया है कि एक ऑलराउंडर बच्चा और एक एकेडमिकली अपलिफ्ट बच्चा, दोनों में यदि कंपेयर करें, क्योंकि उसने जीवन को जीते हुए प्रगति की है, तो शायद इसलिए वो उच्च शिखर पे पहुंच गया है। तो अपने भीतर ही जी स्वागत है कि बच्चे जिस किसी भी सब्जेक्ट में हैं, जो कुछ भी है, उनको मास्टरी जरूर हासिल करनी है जो उनका लाइकिंग है। और बच्चों को दूसरा कि परसेंटेज या नंबर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नॉलेज गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज गेन करना चाहिए। इसके लिए हम अपने एग्जांपल देना चाहेंगे। हमारे एक स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत बिलो एवरेज रहता था, लेकिन खेलकूद वगैरह सब में बहुत अच्छा आता था, इसलिए उस बच्चे को सभी लोग जानते भी थे। 12th में पास किया वो 64-65% से वो पास किया। आफ्टर 5 ईयर जब वो स्कूल में मिलने आया तो हम पूछा, बेटा कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? तो उसने बड़ा अच्छे से एग्जांपल दिया। बोले सर आप जानते हैं कि हमारी पढ़ाई तो ऐसी थी, बहुत हमारा बिलो एवरेज था, 65% या 66% से हम पास हुए थे। हमने फिर क्या किया, फिर बोले ऐसे ही एक सिंपल से स्कूल में, इंजीनियरिंग स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया। अब वहाँ पे पढ़ाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती थी। वहाँ जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब कुछ करना है। इट्स सरप्राइज कि उस बच्चे ने इंजीनियरिंग की सारे सब्जेक्ट में ट्यूशन लेकर के उसने मास्टरी हासिल की, और वो बच्चा जर्मनी में वेल सेटल्ड हो गया। तो हम बच्चों को ये भी हमेशा बताते रहते हैं कि आप मार्क्स के पीछे मत भागिए, नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन हो जाएगी, फिर दुनिया आपकी है। जी I think some network issue is there. नेटवर्क की शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। जी जी माफी चाहती हूँ, ध्यान कभी कभी हमारे बस में नहीं है। जी जी सर हमारी चर्चा चल रही थी कि हम दूसरे करियर के ऑप्शंस को भी
आगे बढ़ा सकते हैं, ये पहचान कर, या कभी कभी उसमें एक्सपर्टनेस होने के लिए नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो जब स्कूल से निकलकर कॉलेज की तरफ चलते हैं, तो कॉलेज में एक सही कॉलेज का चुनाव और एक सही करियर का चुनाव, मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत आवश्यक कदम होते हैं उस समय के लिए। तो एक सही कॉलेज भी हमें सही दिशा दे सकता है एक करियर सही दिशा में ले जाने में। तो कैसे, क्योंकि कई जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में परसेंटेज आधार पर इस तरह से एडमिशन होते हैं, और आपने जैसा पहले जिक्र भी किया कि यदि वो खेलों में या अन्य किसी विधा में पारंगत है स्टूडेंट, तो उसका एडमिशन शायद आसान हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अधर में लटक जाते हैं, जो ना परसेंट के उस क्राइटेरिया में आ पाते हैं, और शायद उनका दूसरा ज्ञान जो है वो एवरेज रहता है। तो ऐसे में उनके लिए कभी कभी बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि वो क्या करें, क्योंकि वो ना अव्वल किस्म के दायरे में है और न ही किसी कलात्मक गुण के दायरे में है। तो ऐसे में उनके लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं, या ऐसे बच्चों के लिए क्या आप सलाह देते हैं? देखिए, ऑप्शन तो सभी तरह के बच्चों, सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल है। एक तो जैसे परसेंटेज के बेस पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, वो इस साल से खत्म हो गया है। अब तो कॉमन एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसके बेस पे बच्चों का एडमिशन होगा। और जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, सीबीएसई जो एनटीए बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एआईसीटीई है, ये दोनों मिलकर के एक हो सकता है कि 2023 में नहीं तो 2024 तक एक कंक्रीट वो लेकर आएंगे, वन एग्जाम, वन नेशन वन एग्जाम। तो चाहे वो मेडिकल का नीट का एग्जाम हो या जी मेंस का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, सारे एक ही एग्जाम लेंगे, उसके बेस पे सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। और रही बात से उनकी, जो बच्चे कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिल पाती है, तो पहले तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमको अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज मिले। इनकेस अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, दूसरे कॉलेज मिलते हैं, तो उसमें जो भी चीज है, आपको जो भी सब्जेक्ट आपको प्यारा है, उस सब्जेक्ट पे आपको मन तो लगाना पड़ेगा। या आपके पास कोई दूसरा हुनर है जिसमें लगता है कि हम इस फील्ड में जा सकते हैं, अब वो फील्ड चूज कर लीजिए उस फील्ड में। लेकिन हाँ, आपको जिसमें भी मन लगे उस फील्ड में जाने के लिए आपको उसमें मन तो लगाना पड़ेगा, तभी आपकी राहें आसान होगी। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही कुछ प्रतिफल सामने निकल के आता है, तो बिना मेहनत के तो ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई द्वार खुले हैं, कई कोर्सेज आफ्टर कोरोना, तो बहुत ही ये शायद आसान हो गया है कि ऑनलाइन माध्यम से कई यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन देती हैं और क्लासेस भी लेती हैं। तो जिनका स्वप्न है कि वो विदेश में जाकर अपना करियर बनाए, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज, जैसे बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन के लिए हम शायद ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात शायद वहीं तक रह जाती है कि हमें सही जानकारी सही समय पर यदि मिल जाती है, तो निश्चित रूप से कई बार हमें लगता है, हम जब वयस्क हो जाते हैं तब लगता है कि शायद, जैसा आपने एक उदाहरण भी दिया था कि उतना समय सीवी रमन जी का वेस्ट हो गया, शायद अगर वो पहचान पहले मिल जाती कि हम किस आधार पर चलते हैं या हमें क्या कर लेना चाहिए, तो वो पहचान शुरू से, उसमें मेरे ख्याल से दोनों का ही बहुत अहम रोल है, शिक्षकों का और माता पिता का। घरेलू माहौल भी इस बात को बढ़ावा दे सकता है कि यदि बच्चा खेलने में है, पढ़ने में बहुत ज्यादा नहीं, तो खेलने में सही, और खेलने के अलावा उसकी रुचि एक ड्राइंग और पेंटिंग में भी है, तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर, और वो भी इस सोशल मीडिया के युग में। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है करियर के रूप में। तो कुछ इस तरह से आप अपने इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आप अपने बच्चों को किस तरह से सोशल मीडिया से जुड़ने की सलाह देते हैं? एक तो सबसे अच्छा काम क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स आजकल करियर फेयर लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करते हैं, उसमें कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। हम अपने स्कूल में हर साल एक करियर फेयर लगाते हैं, उसमें कम से कम 25 से 30 यूनिवर्सिटीज आती हैं, इंक्लूडिंग कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आती हैं।
और 11-12 के बच्चों को उनसे हम वो करवाते हैं। इवन आसपास के जो स्कूल हैं उन बच्चों को भी हम बुलाते हैं। ये मकसद नहीं है खाली हमारे बच्चे ही उसके बारे में जाने। बीइंग ए सिटी कोऑर्डिनेटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सहोदया कॉम्प्लेक्स, तो हम आसपास के जितने भी स्कूल हैं उन बच्चों को भी उनको बुलाते हैं कि उसका वो लाभ लें। और वहाँ पे जो सारा जो मेन पर्सन जो होता है वो प्रेजेंटेशन देते हैं, सारी जो यूनिवर्सिटी जो होती है उसके बारे में बताते हैं, क्या उनकी डेट्स आती हैं, कहाँ ब्रोशर अवेलेबल मिलेगा, कब क्या उनका प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंक्लूडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी। ये तो एक करियर फेयर के बारे में बात हो गई। हो सकता है ये सारे स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं हो, लेकिन इसमें स्कूलों का और शिक्षकों का भी रोल महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो भी बच्चों को अवगत कराएं कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है, जो बच्चे बाहर जाने के इच्छुक हैं वो क्या क्या अवेलेबल है। और दूसरा है बच्चों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने बताया सोशल मीडिया से उनको पता करना पड़ेगा, नेट से निकालना पड़ेगा कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए क्या क्या फॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो उनको जानना जरूरी होता है। एडमिशन डायरेक्ट होगा या इंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर इंट्रेंस टेस्ट है तो उसके लिए उनको तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो बच्चों को खुद भी करनी पड़ेंगी। टीचर्स तो बताएंगे ही, स्कूल बताएंगे ही, और बच्चों को भी अपनी तरफ से जागरूक होना पड़ेगा अगर वो रियल में एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो। निश्चित रूप से यदि बच्चों का यदि इंटरेस्ट नहीं है तो फिर माता पिता और शिक्षक या जितने भी साधन हैं, सुविधाएं हैं, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ही आगे बढ़ना होगा निश्चित रूप से। सोशल मीडिया भी इस तरह से काफी, जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही चल रहा है। फेसबुक पे हम सभी इसे देखते हैं और यहाँ पर कई ऐसे प्रख्यात एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, एक्सपर्ट्स जो विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं और समय समय पर यूपीएससी से लेकर कई छोटे स्तर की भी करियर संबंधी जानकारी यहाँ पर भी दी जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम आपको थोड़ा जोड़ना चाहे, रोकेंगे हम आपसे थोड़ा सा, कि एक तो बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम होता है जो हम अपने स्कूल में तो हम तो करवाते हैं, और अगर बहुत सारे लोग स्कूल से एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो हम उनको भी चाहेंगे कि वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि हम एक गेस्ट स्पीकर पीरियड करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट क्षेत्र के लोग हैं, जो रिनाउंड डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लॉयर हैं और अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को हम बुलाते हैं और बच्चों से हम सेशन करवाते हैं। उनका 40 से 45 मिनट का एक सेशन होता है और बच्चों के पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं। तो इससे भी बच्चों को जानकारी बहुत मिलती है, उन्हें भी बहुत सारी चीजें पता हो जाती हैं कि हमको ये लाइन कैसी है, ये लाइन कैसी है, ये लाइन कैसी है। बच्चों को करियर चूज करने में बहुत आसानी हो जाती है। जी जी, यदि एक्सपर्ट्स आते हैं तो शायद उनसे वो सहजता से पूछ सकते हैं कि जिसमें स्पेसिफिकली जिनकी रुचि हो। निश्चित रूप से यही जो विकल्प है, ये यदि शिक्षा के साथ, वैसे तो हम चूंकि नई शिक्षा नीति तो अब इसी बात पे जोर दे रही है, और कला और सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में, खेलों के साथ साथ कला है या एकेडमिक्स भी है, सब में वैरायटी आई है और पहले से कई गुना करियर ऑप्शंस भी बढ़े हैं, साथ ही सुविधाएं भी बढ़ी हैं और उन तक पहुंचने के तरीके और रास्ते भी बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर भूमिका बढ़ती है बच्चों की, और जो एक स्टूडेंट है, जो एक विद्यार्थी है, उसको निश्चित रूप से कम ये अपनी रुचि दिखानी होगी, तब जाकर ये सभी एक्सपर्ट्स और सभी संस्थान और सभी सुविधाएं आपके काम आ सकती हैं। दर्शकों में यदि किसी के करियर संबंधी प्रश्न है तो आप सभी का स्वागत है, क्योंकि सर बहुत अच्छे से हमारे इन सभी सवालों के और कम से कम हमारी क्वेरीज का बहुत सही तरीके से उत्तर दे रहे हैं। तो यदि दर्शकों में से कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। अन्यथा हम सर से जानना चाहेंगे कि क्या भविष्य में ऐसे आयाम हो सकते हैं, या जैसा आपने बहुत से अभी ऑलरेडी आप जिक्र कर चुके हैं, लेकिन भावी रूप से आप क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को भी, शिक्षकों को भी और स्टूडेंट्स को, और इस समाज को भी,
जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो संस्थागत लोग हैं, जो बदलाव ला सकते हैं, उन सभी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, या किस माध्यम से हम और अधिकता से और तेजी से इसमें कार्य हो सकते हैं? इसमें एक तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने बच्चों को, क्योंकि जो कोविड-19 आया 2 साल के लिए, वो अब नो डाउट हमारी एजुकेशन इस डाउन हुई है इन 2 सालों में, लेकिन सबके हाथ में ये मोबाइल पकड़ा दिया है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट होते जा रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करनी होगी कि बच्चा रियल में अपने एजुकेशन पर्पस के लिए मोबाइल का यूज कर रहा है या उसका मिस यूज कर रहा है। इसकी निगरानी पेरेंट्स को जरूर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन नॉलेज उतनी ही लीजिए जितनी आपको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा नॉलेज भी आपके लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। जी जी, आपसे जैसे फील्ड से बिल्कुल है। जरूरत से ज्यादा नॉलेज आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो इस उतना ही यूज कीजिए जहां हमें जरूरत है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाइए, हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका यूज कर सकते हैं, या किसी और कोई भी चीज जो हम सर्च कर रहे हैं उस सर्च को कंप्लीट करके उसके बारे में हम जाने, बस इसके बाद। और जहां तक हो, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें। बुक्स बहुत अच्छी हैं, बुक्स अवेलेबल है हर जगह, लाइब्रेरी हैं, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़िए। क्यों आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहेंगे? ठीक है, हाथ में है आपका, इसका कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव आपके सेहत पे पड़ेगा। बहुत सारे ये 2 सालों में हमने अभी देखा है कि बच्चों पे बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे, मैक्सिमम के चश्मा लग गया है। शायद ये कोविड की देन है, या बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं। हमने देखा बच्चे रात में, कई बार ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं, पेरेंट्स आकर के बताते हैं आके कि सर मेरा बच्चा तो बुक लेके पढ़ रहा था, फिर बाद में हमने देखा बुक के अंदर उसका मोबाइल रखा हुआ था। तो हमने कहा ये तो हम इसको एड्रेस तो नहीं कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, ये तो आपको देखना है, हम घर जाकर तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे जरूर नजर रखें बच्चे, कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसका मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं। नहीं है? और बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दें, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको जाने दें। एज ए पेरेंट्स आप बच्चे पे मॉनिटरिंग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये भी नहीं देखना है कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। हमारा कहने मतलब ये नहीं कि बच्चा जहां जा रहा है उसको जाने दो, मतलब कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है वो भी आपको देखना है। तो उसको गलत रास्ते से आपको सही रास्ते पे लेके आना है। बस सारे पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं, एक और चीज हम कहना चाहेंगे, अगर आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर के लिए भी आप बैठते हैं, समय देते हैं, 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक, कोई जरूरत नहीं है कि आप बच्चे से कुछ करें, कहें या उससे कुछ पूछें ही। खाली ये पूछ लें कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, थोड़े से उसके बारे में हमें बता दो। तो बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चे को लगेगा पेरेंट्स हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमारे बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस के बारे में जान रहे हैं। आप बच्चे के साथ बैठिए, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप बच्चे के साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। इससे आप देखेंगे बच्चे के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। जी सर, बहुत बहुत अनमोल बातें हैं ये। दरअसल क्योंकि जानते सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज के इस बिजी शेड्यूल में, अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं इन्हें दरकिनार कर बैठते हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां ही बड़े समस्याओं का कारण बन जाती हैं। अक्सर होता यही है बच्चों को, क्योंकि पहले कम से कम ये बहाना था कि मोबाइल नहीं देखो, अब क्योंकि मोबाइल पे ही शिक्षा चली है पिछले 2 वर्षों में, तो निश्चित रूप से उनके हाथ में आया है। और छोटे छोटे बच्चे, महज 2-3 साल के बच्चे मोबाइल इस तरह से चलाते हैं, इस कदर चलाते हैं कि शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथ भी तेजी से चलते हैं, उतनी तेजी से बच्चों के हाथ चलते हैं। तो
ये कहीं ना कहीं सुविधा दुविधा ना बन जाए, तो ये हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। और सुविधा सुविधा ही बनी रहे तो ज्यादा उचित है, उस पे निगरानी नितांत आवश्यक है, और इसका सदुपयोग हो पाए, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा, एज अ पेरेंट भी, एज अ शिक्षक भी, और कम से कम एक विद्यार्थी को स्वयं। और जो अपनी सफलतम परचम पे पहुंच चुके हैं, जो अपनी सफलता को ला चुके हैं, वो कम से कम अपने साथ ही आसपास के, यदि मोहल्ले में भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो आगे इसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्हें यदि सलाह देकर हम सही मार्गदर्शन कर सकें, तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग होता है समाज के लिए। ना शिक्षक की ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है, तो ये सभी की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हुई आदरणीय सर, क्योंकि एक चीज और हम कहना चाहेंगे, अगर आप स्वागत समय है तो। हाँ, बस एक चीज बोलना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर हम स्ट्रेस भी देते हैं बच्चों के अंदर कि जो भी आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों को बच्चे नहीं भूलें। आपकी अपनी जो वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज पे आप अडिग रहिए। कोई भी वैल्यू है, वही वैल्यू जो ये हैं, ये जो आपको ऊंचाई पे ले जाती हैं। भले ही आपकी एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है, उन वैल्यूज के साथ आपको कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और यही वैल्यू जो है वो आपको शिखर तक पहुंचाएंगी। निश्चित रूप से सर। एक कभी जैसे होता था पुराने समय में कि विभिन्न कलाओं में जो आश्रम होते थे, वहाँ के गुरु एक शिष्य को पारंगत करने का प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव कुछ उस तरह की भी होने चाहिए कि हर विषय से, चूंकि आप वैसा कह रहे हैं और आजकल हो भी रहा है, नई शिक्षा नीति में भी ये संभावित हुआ है कि आप सभी विषयों से कम बच्चों की इंट्रोडक्शन करवाया जाए, ताकि वो खुद समझ सके कि ये हमारी रुचि का हो सकता है। तो क्या ऐसा संभव है कि विद्यालय के जो शिक्षा काल है उस दौरान में, क्योंकि 1 से 7-8 पीरियड होते हैं जब हर विषय के बटे हुए रहते हैं, जिसमें गेम्स खास तौर से और आर्ट एंड क्राफ्ट, CPW, SUPW वगैरह होते हैं, तो उनके अलावा सभी विषयों को क्या उसमें सम्मिलित करना सरल है? एक शिक्षक के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो CBSE ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन किसी भी बच्चे को इतने सारे सब्जेक्ट से अवगत कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे के जो सब्जेक्ट है, चॉइस के सब्जेक्ट हैं, बच्चे अपने चॉइस से जो सब्जेक्ट लेते हैं, उन सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को भी कंप्लीट करना होता है टाइम से, तभी बच्चे उसका तैयारी कर पाएंगे, आगे उस सब्जेक्ट को लेकर बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, CBSE ने बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन कुछ अभी CBSE ने बहुत अच्छा एक नया स्टार्ट किया है वोकेशनल कोर्सेज का करके। तो वोकेशनल कोर्सेज में कुछ सब्जेक्ट हैं जो बच्चे अपने ले सकते हैं। जो बच्चे, उनकी जो चॉइस है, उन बच्चों को बता दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स बच्चा अवेलेबल है, तुम्हारी कोई अगर इसमें चॉइस है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो बच्चों को बता दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम ये सब्जेक्ट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट लेंगे, वो उनका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि CBSE की एक गाइडलाइन है, CBSE में जो अलाउ करती है वो 4 से 5 सब्जेक्ट आपको अलाउ करती है। तो 5 सब्जेक्ट के बाद आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसमें आपको मास्टरी भी आ जाएगी। तो वोकेशनल कोर्सेज जो है बहुत अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम तो हर बच्चे से बोलेंगे कि एक वोकेशनल कोर्स जरूर करें, उसमें मास्टरी हासिल करें। बिल्कुल, ये बहुत सही जानकारी थी जो यहाँ पर आपने पुनः याद दिलाई कि वोकेशनल कोर्सेज में भी वो विषय हैं जो शायद आप पढ़ने, जो मेरा पहले सवाल था कि यूनिवर्सिटी के उस मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ रहे हैं और आप किसी कलात्मक गुण के साथ भी नहीं है, तो कम से कम ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करके भी आप एक करियर का सही चुनाव या उस पे आप चल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ आपने साझा की, और एक शिक्षाविद के तौर पे आपका धन्यवाद भी देते हैं सामाजिक सभी पेरेंट्स की ओर से, सभी
विद्यार्थियों की ओर से कि इतने यदि शिक्षक सोचते हैं विद्यार्थियों के लिए, जिस तरह के प्रयास आप अपने खुद के स्कूल में कर रहे हैं, उस तरह के प्रयास यदि हम सभी स्कूलों में समावित कर दें, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अहम भूमिका निभाता है देश की शिक्षा व्यवस्था में, और ज्यादातर होता यही है कि प्राइवेट स्कूलों में अधिक सुविधा और अधिक ऑप्शंस के नाम पे सब उनकी तरफ लालायित रहते हैं उसी में पढ़ने के लिए। तो सभी प्राइवेट स्कूल्स भी यदि इस पहल को अपने साथ जोड़ के चलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक भारत को जो सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के लिए, जिसमें ज्ञान की कमी नहीं थी, जिसने जीरो का आविष्कार किया, वो जो हमारी संस्कृति रही है, हमारा जो गौरव रहा है, उसे हम बरकरार रख सकते हैं अपनी रुचि और सुविधाओं और साधनों के साथ। बहुत अच्छा आज के ये चर्चा परिचर्चा रही आदरणीय, और आपके साथ बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रेरणा भी मिली, एज अ पेरेंट भी, एज अ स्टूडेंट भी, और एक सामाजिक नागरिक होने के नाते भी, कि हम कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्यक्रम इसी तरह के सभी उन पहलुओं पे ध्यान देता है कि जो विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम बना है, और इससे जुड़े रहकर आप सभी तरह के विषयों और सभी तरह के इन सभी संबंधी चीजों का आप ज्ञान यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें परिवर्तन के इस मंच से, जहाँ पे आदरणीय गंगवार साहब जैसे कई एक्सपर्ट्स आते हैं और अपने अनमोल विचारों से, अपने उपायों से हमें एक सही मार्गदर्शन देकर हमारा करियर निर्माण करते हैं, हमारा व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ आगे बनी रही हैं। आपको सभी विषयों पे कुछ न कुछ हमेशा जानने को मिलता रहेगा। आदरणीय गंगवार साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपने अनमोल समय में से कुछ क्षण जो इस कार्यक्रम को दिए, हमें दिए और सभी विद्यार्थियों को दिए, वो सदैव हमें याद रहेंगे और अनमोल विचारों के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आने वाले समय में हो सकता है कभी मंच पे फिर कभी मिलें। बेशक बेशक, आप जैसे शिक्षाविद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा। आप बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सर। मैं वैसे शोधार्थी हूँ, फिलहाल पीएचडी की छात्रा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ जो पढ़ रहा है, तो इसी तौर पे मैं आपसे रुचिकर होकर जुड़ पाई और शायद बहुत से ऐसे पेरेंट्स की बातों को रख पाई होंगी, इस उम्मीद के साथ कि सभी के कौतूहल भरे उन सवालों का जवाब आपके माध्यम से आज मिला। बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।